रिसेंटली यूएसए ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व कंडक्ट किया है वेनेजुएला में। वहाँ पे जो रिजीम है, जो गवर्नमेंट है, उसको हटा दिया है यूएसए ने। वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे मदुरो और उनकी जो वाइफ थी सिलिया फ्लोरेस, उनको कैप्चर करके यूएस जो है अपनी कंट्री यूएसए में लेकर आ गया। किसी देश के प्रेसिडेंट को ऐसे उठा के लेके आ जाना ये बहुत बड़ी बात होती है, और इंटरनेशनली देखा जाए तो ये काफी लोगों को हैरान कर सकती है बात ये। अब ये हुआ क्यों है? देखो, इसका जो बैकग्राउंड है वो काफी दिनों से तैयार तो हो ही चुका था। यूएसए का ये मानना है कि ड्रग्स सप्लाई किए जाते हैं वेनेजुएला से यूएसए में। अब देखो, ड्रग्स ठीक है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सदर्न अमेरिकन कंट्री से ड्रग्स तो यूएसए में आते ही थे, खासकर कोलंबिया एक रीजन था। तो मेन बात ये बोली गई कि वेनेजुएला से जो ड्रग्स यूएसए में आ रहे थे उसको रोकने के लिए मदुरो की गवर्नमेंट कुछ खास नहीं कदम उठा रही थी। पिछले 5-6 महीने में कैरिबियन सी में जो भी वेनेजुएलन शिप्स थे उन पे काफी अटैक किया था ट्रम्प की गवर्नमेंट ने। उन्होंने काफी लोगों को मारा भी है, ये बात बोल के कि वो ड्रग्स कैरी कर रहे थे, और काफी शिप्स पे अटैक भी किया है। तो मेन रीजन पहला उन्होंने ये दिया है कि ड्रग्स की सप्लाई को रोकने के लिए। दूसरा, ऑयल। वेनेजुएला जो है वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व रखता है। जहां जहां ऑयल होते हैं वहां यूएसए हमेशा अपना इंटरेस्ट शो करता ही करता है। जैसे लिबिया में गद्दाफी की सरकार थी, वो चेंज करी। उसके बाद इराक में रेजिम चेंज करी थी, सद्दाम हुसैन को हटाया था। तो ईरान है, वहां पर भी जब गवर्नमेंट राजा जो थे वो यूएस के सपोर्ट में नहीं रहते, तब भी रिजीम चेंज कर दिया था। तो जहां ऑयल है वहां यूएस हमेशा चाहता है कि रिजीम हमेशा यूएस के फेवरेबल में हो। अब यूएस का ये कहना है कि वेनेजुएला के जो ऑयल रिजर्व्स हैं उनको यूएस कंट्रोल करेगी। ध्यान से सुनिएगा, वेनेजुएला के जो ऑयल है उसको भी यूएस बेचा करेगा। अब वो जो उसके जो प्रोसीड्स आएंगे, जो कमाई होगी, वो यूएस से खुद रखेगा या वेनेजुएलन लोगों के भले के लिए लगाएगा, ये देखा जाएगा। नेक्स्ट देखो, यूएसए का ये कहना है कि ऑयल सप्लाई ओवरऑल वर्ल्ड में जो है वो अब यूएस कंट्रोल करेगा। क्यों? देखो, ओपेक कंट्रीज जो होती हैं वो पूरे वर्ल्ड ओवर ऑयल का सप्लाई कंट्रोल करती हैं। क्या प्राइसिंग होगी वो ओपेक कंट्रीज करती हैं। अगर यूएस जो है वेनेजुएलन ऑयल मार्केट में बेचेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस कम हो सकता है। थर्ड, देखा जाए वेनेजुएला पे रशिया का और चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस था। यूएस कभी भी पसंद नहीं करता है उसके आसपास के रीजन में कोई भी कंट्री सोवियत यूनियन से, रशिया से ज़्यादा करीब हो। जैसे 1967 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुआ था, तब भी एक बहुत बड़ा रीज़न नहीं था कि रशिया की क्यूबा के साथ काफ़ी क्लोजनेस हो चुकी थी। तो यहाँ पर यूएस नहीं चाहता कि मदुरो जो थे चाइना और रशिया के साथ इतने क्लोज कॉन्टैक्ट रखें। अब ये तो जो होना था वो हो गया। ग्लोबली रिस्पॉन्स क्या है? जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने कोई खास रिस्पॉन्स इसमें दिया नहीं है, सिर्फ इतना बोला कि रिस्ट्रेंट बना के रखो। क्योंकि आप समझ सकते हैं यूएस के जो एक्शंस हैं उनका इन सब पे इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। ऑयल लेते थे यूरोपियन कंट्रीज, मगर वो काफ़ी टाइम से रुका पड़ा है। ऐसे रेजिम चेंज कर देना उनके लिए भी कोई नॉर्मल बात तो नहीं है। रशिया और इसको काफी क्रिटिसाइज किया है इस चीज को। करते हैं इंडिया की बात। इंडिया का अगर देखा जाए तो हमारा कुछ अभी रिस्पॉन्स आया नहीं है। हम हर देश की सोवरेनिटी को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। ऐसे किसी कंट्री में जाना, इंटरनेशनल लॉ को तोड़ना, ये कोई आम बात तो नहीं होती है। तो अभी हमारे गवर्नमेंट का कोई खास रिस्पॉन्स अभी आया नहीं है। बट ये चीज़ ज़रूर है कि हमेशा से इंडिया इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो करना पसंद करता है और हर देश की सोवरेनिटी को काफ़ी रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि हम भी सेम चीज़ मानते हैं। अब इसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? हम वेनेजुएला से ऑयल इंपोर्ट किया करते थे, बट ड्यू टू सैंक्शंस बाय यूएस या फेयर ऑफ सैंक्शंस बाय यूएस, हमने ऑयल का इंपोर्ट काफ़ी हद तक कम कर रखा था वेनेजुएला से। अब तो वो बिल्कुल भी रुक जाएगा। फिर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ओएनजीसी, उसका एक आम है ओएनजीसी विदेश। वो वेनेजुएला में ऑयल का एक्सट्रैक्शन करता है, तो शायद उसके ऑपरेशन रुक सकते हैं।
इस और कोई आइटम खास है नहीं जो इंडिया और वेनेजुएला के बीच में इंपोर्ट या हम खुद को एक्सपोर्ट करते हो। हमारे ट्रेड रिलेशंस काफ़ी स्ट्रांग नहीं है। बट जिस तरीके से रेजीम चेंज हुआ, जो इंटरनेशनल अनसर्टेनिटी ये चीज़ लेकर आता है, उसका अगर इम्पैक्ट पड़ जाए तो पड़ जाए हम हमारी जैसे इकोनॉमी पे। गोल्ड के रेट्स बढ़ सकते हैं। अब ऑयल के रेट कम होते हैं ज़्यादा, वो देखा जाएगा। आगे के आगे के दिनों में काफ़ी इंटरेस्टिंग इवेंट्स हो सकते हैं जो ट्रम्प गवर्नमेंट का जो रिमेनिंग टाइम पीरियड है उसको बताएगा। देखा जाए ट्रम्प का ये सेकेंड टाइम अभी टाइम टेन्योर है। इसमें इन्होंने काफ़ी सारे इवेंट्स प्ले कर दिए हैं। जैसे रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया था, अब तो वो भी जस्टिफाइड है। एक तरफ से बात चल रही थी कि रशिया और यूक्रेन की जो वॉर है उसको रोकेंगे ट्रम्प। यूएस का अटैक करना वेनेजुएला पे अब तो सपोर्ट कर रहा है कि ठीक है, जो रशिया ने करा वो ठीक है, या आप भी ऐसा कर सकते हो। और कोलंबिया की जो मदुरो के अपोजिशन पार्टी की जो लीडर थी, उनको कुछ समय पहले नोबेल पीस प्राइज मिला था। डोनाल्ड ट्रम्प काफ़ी लगे हुए थे पीछे कि उनको पीस प्राइज मिले। जब उनको पीस प्राइज नहीं मिला और कोलंबिया की उस अपोजिशन लीडर को मिला, तो शायद वो भी हो सकता है वो परेशानी हो उनकी। और जो इनका ख्वाब था पीस प्राइज का, वो अब तो उनको नहीं होने वाला। अब देखते हैं डोनाल्ड ट्रम्प क्या करते हैं।